तो दोस्तों आईटीआर फाइल करने का टाइम आ चुका है और अभी सभी सैलरीड लोग अपनी आईटीआर फाइल करना चाह रहे होंगे। आज की हम अपनी इस वीडियो में आईटीआर फाइल करना सीखेंगे और वो भी मात्र 10 से 15 मिनट में। इस वीडियो में हम हर स्टेप को ध्यान से डिस्कस करेंगे ताकि जब आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो कोई मिस्टेक ना हो जाए। इंडिया में आज जितने भी लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोग आईटीआर 1 ही फाइल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब आईटीआर फाइल करना बहुत ही आसान बना दिया है, जिसे आप खुद ही फाइल कर सकते हैं और वो भी कुछ चंद मिनटों में। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें किसी सीए या टैक्स प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं और हर स्टेप को ध्यान से सुनते और समझते हैं तो आप खुद ही अपनी आईटीआर फाइल कर पाओगे, वो भी बिना किसी सीए या टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प के, और आपको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ेगा किसी को। हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं कोटेक्सो। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। कंटेंट बनाने में इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। अगर आपका आईटीआर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो अपनी आईटीआर फाइल करना चाह रही हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे। तो चलिए इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलते हैं। जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ के हेड के अंदर जाना है और इसमें सैलरीड एम्प्लॉयज के हेड को चूज करते हुए सेकंड ऑप्शन लेना है, रिटर्न या फॉर्म्स एप्लीकेबल टू। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा। अब इस नए पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। आईटीआर 1 रिटर्न एक इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख तक है। अभी आईटीआर 1 फाइल कौन कौन कर सकता है? आईटीआर 1 सिर्फ वही लोग फाइल कर सकते हैं जिसकी सैलरी या पेंशन से इनकम आ रही हो, एक घर है जिसका रेंट आ रहा हो, या फिर दूसरी सोर्सेज से इनकम आ रही हो जैसे इंटरेस्ट है, फैमिली पेंशन है, या फिर डिविडेंड से कुछ इनकम आ रही है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। आईटीआर 1 फाइल कौन कौन नहीं कर सकता? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर में तो आप नहीं फाइल कर सकते। अगर आपकी असेट कोई इंडिया से बाहर लोकेटेड है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। या फिर आप साइनिंग अथॉरिटी हैं किसी बाहर की कंपनी में तो आप ये आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। और ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए लॉग इन करते हैं और अपना आईटीआर फाइल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप लॉगिन लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब इसमें आपको एंटर योर यूजर आईडी का ऑप्शन मिल रहा होगा। आपकी यूजर आईडी आपका पैन नंबर होती है, तो इसमें आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। कंटिन्यू करते हैं और अपना पासवर्ड डाल देते हैं। जैसे आपने लॉगिन डिटेल सबमिट करी, आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन आईटीआर 1 फाइल करने से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो है आपका फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर देगा जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, और दूसरा है फॉर्म 26AS या फिर AIS। तो थोड़ा 26AS के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा फॉर्म 16 के बारे में समझ लेते हैं कि ये दिखता कैसा है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है। जैसे ही आप फॉर्म 16 को ओपन करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट ए जिसमें एक तरफ आपके एम्प्लॉयर की डिटेल आ रही होगी और दूसरी तरफ जो आप एम्प्लॉय हैं उसकी डिटेल आ रही होगी। फिर नीचे पैन ऑफ द डिडक्टर, टैन ऑफ द डिडक्टर और बाकी सारी चीजें शो कर रही होंगी। बस फॉर्म 16 में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है ना, 22-23 या कुछ और तो नहीं है, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने क्वार्टर वाइज आपकी सैलरी पे क्या टीडीएस काटा हुआ है और क्या डिपार्टमेंट में जमा कराया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप 1,78,353 रिसीव हुए और 5,412 उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिए। जब आप चारों क्वार्टर्स का टोटल मारेंगे तो आपकी सैलरी बन रही है 924,697 और टोटल टैक्स पेड बन रहा है 27,675। तो चलिए पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट बी में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। पार्ट बी में सबसे पहले आपकी ग्रॉस सैलरी आती है जो यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर आपके अलाउंसेस को लेस करते हैं, जैसे कि
HRA आपको कितना मिला हुआ है, जैसे इस एग्जांपल में 1,26,441 रुपए का HRA मिला हुआ है। फिर नीचे पॉइंट 4 में डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको फ्लैट 50,000 रुपए की मिलती है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जॉब कर रहे हैं जहाँ प्रोफेशनल टैक्स है तो ये आपके हेड में नजर आएगा, अदरवाइज ये ब्लैंक होगा। फिर ये पॉइंट नंबर 5 है टोटल डिडक्शंस। 50,000 जमा 2,200, 52,200 टोटल डिडक्शन हो गई। और पॉइंट नंबर 6 में आपकी टोटल इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी आ रही, जो आ रही है आपकी ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब हम पॉइंट नंबर 10 में चेक करते हैं तो यहाँ पे है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। इसमें कौन कौन सी डिडक्शंस आती हैं? इसमें आती हैं आपकी LIC प्रीमियम, PF में कंट्रीब्यूशन जो कि 80C में कवर होता है। ये आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अप टू ₹25,000 तो आप इसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, और इससे अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिला हुआ है तो वो चार्जेबल हो जाता है इनकम टैक्स के लिए। अब इन टोटल ऊपर की कैलकुलेशंस के बाद में आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। ये डॉक्यूमेंट समझने के बाद अब हम देखते हैं आपके 26AS को। आप लॉगिन में आइए। लॉगिन में आने के बाद आप अपने ई फाइल पे क्लिक करिए। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स में आइए और व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करिए, कंफर्म करिए। नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। आई एग्री पे टिक करिए और प्रोसीड करिए और क्लिक करिए व्यू टैक्स क्रेडिट और फॉर्म 26AS। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर 23-24 और व्यू एज HTML चूज करते हैं। व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको एक्सपोर्ट टू PDF कर देते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF करने के बाद ये आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपके पास जो 26AS डाउनलोड हुआ था उसको ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है। इसमें आपके पैन के अगेंस्ट जिसने भी TDS काट के जमा कराया है उसकी सारी डिटेल्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा था, उसको जमा कराया था, उसकी डिटेल आ रही है। इसके बाद आपके बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है, उस पर आपने कोई इंटरेस्ट कमाया, उसकी डिटेल आ रही है। या फिर आपने कहीं पे और जॉब कर रखी है और आपका कोई दूसरा एम्प्लॉयर है तो उसकी TDS डिटेल आ रही है। अब हम दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं तो अपने वापस लॉगिन में आ जाते हैं और क्लिक करते हैं फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। असेसमेंट ईयर चूज करते हैं 23-24। इसमें 2 मोड दिखा रहा है, आपको ऑनलाइन ही चूज करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं, इंडिविजुअल पर टिक रहने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें जैसे आपकी चारों ITR आ रही हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। क्योंकि आप सैलरीड हैं, आपके पास एक हाउस से इनकम आ रही है या फिर अदर सोर्स से इनकम है, तो आपको ITR 1 ही चूज करनी है और प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और पहले ऑप्शन पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 5 हेड दिखा रहा है। सबसे पहला हेड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा हेड है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा हेड है टोटल डिडक्शन, चौथा हेड है टैक्स पेड और 5वां हेड है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो आप तो अपने एक एक हेड करके सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं और कंप्लीट करते हैं। क्लिक करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे और अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेंगे, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप स्टेट गवर्नमेंट चूज करेंगे, अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं तो आप पब्लिक सेक्टर अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चूज करेंगे, और अगर आप किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो आप सिंपली अदर्स को चूज करिए और आगे बढ़ेंगे। हम इसको 139(1) में ही क्लिक रहने देंगे क्योंकि हम अभी अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे
तो आपको न्यू टैक्स रिजीम नहीं चूज करना है, आपको पुरानी टैक्स रिजीम ही चूज करनी है। नो पे टिक कर देते हैं। तो चलिए अब हम अपने बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे आपको उन सभी बैंक अकाउंट को ऐड करना है जो आपके पास हैं और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑपरेशनल थे। अब इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि कम से कम एक अकाउंट सेलेक्ट करा होना चाहिए जिसमें आपको रिफंड चाहिए। अगर आपका रिफंड बनता है और आपने मल्टीपल अकाउंट चूज किए हुए हैं तो रिफंड आपके किसी एक अकाउंट में चला जाएगा जो कि सीपीसी चूज करेगी आपके रिटर्न को सक्सेसफुली प्रोसेस करने के बाद। बस आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी आपने बैंक चूज किया है वो प्री वैलिडेटेड है। इसको कंफर्म करते हैं और अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम वाले हेड के ऊपर जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर। इसको अभी हम नो कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन को भी नो कर देते हैं। जो भी आपका फॉर्म 16 अवेलेबल है और जो आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा है उसके हिसाब से सैलरी आपकी ये बन रही है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से एग्री है तो यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। यस करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप क्या लीव ट्रैवल अलाउंस लेना चाहते हैं, इसको नो कर देते हैं। कोई और एग्जम्पशन आपके पास है, हम इसको नो कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही हैं वो आपके फॉर्म 16 से आ रही हैं। इसमें 99% होगा कि आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप कोई चेंजेस हैं तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ऊपर की कैलकुलेशन के बाद इनकम टैक्स पोर्टल आपको आपकी नेट सैलरी बता देगा। इसके बाद डिडक्शंस वाला ऑप्शन आता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज, प्रोफेशनल टैक्स 2,200 रुपये, और अब आपकी टोटल नेट चार्जेबल इनकम हो गई अंडर द हेड ऑफ सैलरी 8,38,555 रुपये। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे हम वो डिटेल ऐड कर लेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है। अगर आप यहाँ पे आपको वो रेंट डालना है जो रिसीव हुआ या रिसीवेबल है या फिर जो उसकी लेटेबल वैल्यू है टोटल साल की। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये डाल देता हूँ। टोटल टैक्स पेड 0, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल 0। अगर हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेबल है वो डाल देना है। क्योंकि हमारे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो हम इसको कैंसिल करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डालने हैं, जैसे कि अगर आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से डिविडेंड मिला है तो वो आपको इनकम डालनी है, या फिर आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और वहां से इंटरेस्ट मिला है तो वो डालनी है। आपकी कोई एफडी है उससे इंटरेस्ट मिला है तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। क्रॉस टोटल इनकम हो गई, इसको कंफर्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टैक्स डिडक्शंस वाले हेड के अंदर चले जाते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं उस डिडक्शन के लिए तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। ATTTA की डिडक्शन में आपको आपके बैंक अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट मिला है वो डालना है। अब इसमें अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हेड है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। इसको हम नो कर देते हैं। अगर आपके केस में यस है तो यस करके उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हेड है अपना वेरीफाई और डिडक्शंस। ATC के अंदर अपना LIC के प्रीमियम, PF वगैरह आते हैं जो कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हो। ATD में आप हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन ले सकते हो जो कि है 25,000 रुपये आपके खुद के लिए और आपके फैमिली मेंबर के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स का पे करते हो तो ये अमाउंट 30,000 हो जाता है अगर उनकी एज 60 या उससे ऊपर है।
ATG में अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या सर्टेन फंड्स को डोनेशन दिया हुआ है तो इसमें डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डाल देना है। आपके जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है उनमें जितना भी इंटरेस्ट मिला उन सब का टोटल कर लेना है और यहाँ पे डिटेल्स आपको ऐड कर देनी है। अब इसको कंफर्म करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने 3 स्टेप पूरे कर चुके हैं। अब अपने हम चौथे स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है टैक्सेस पेड। टैक्स पेड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नई विंडो ओपन होती है तो हम अपनी टैक्स जो हमने पे किया है ऑलरेडी उसको हम अपने 26A से वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल की केस में हमने अभी तक टोटल टैक्स पे किया है 72,486 रुपये। मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन सारी सही है, तो अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। अब अपने 5th और लास्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं और अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे आपको आपकी पूरी इनकम कंप्यूटेशन बन के आ जाएगी। अब आपको इस इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई कर लेना है और अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उस हेड में जाके उसको चेंज कर लेना है। हमारे वाले इस एग्जांपल में हमने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो सही है, तो हम इसको कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब आप देख लीजिए, अब आप अपने फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारी टोटल ग्रॉस इनकम आ रही है, हमें टोटल डिडक्शन कितनी मिली, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है और हमने टोटल टैक्स पे कितना किया हुआ है। अब हमारे इस केस में हमारे पास 18,200 का रिफंड बन रहा है। इसको फाइनल प्रीव्यू रिटर्न कर लेते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने आपकी फाइनल रिटर्न आ चुकी है। अब इस फाइनल रिटर्न के सबमिशन से पहले आपको एक सबसे पहले जरूरी काम करना है और वो है अब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने फीड करी थी अपने प्रीवियस स्टेप में उसको पॉइंट बाय पॉइंट चेक कर लेना और अगर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी आपको नजर आती है तो उस हेड में जाके उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देना। हमारे इस एग्जांपल में हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारी ये ITR सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है और कोई भी एरर नहीं मिली है। अगर कोई एरर होगी तो आपको उस स्पेसिफिक हेड में जाके उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना होगा। अब हमें यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन मिलते हैं। ई वेरीफाई नाउ, ये आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। ई वेरीफाई लेटर मतलब आप अपनी ITR को अभी सबमिट कर दीजिए और विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन बाद में वेरीफाई कर लीजिए। ये वेरीफाई वाया ITR 5, इसमें क्या करना होता है, ये आपका पुराना मेथड है। इसमें आपके ITR 5 की कॉपी आपको प्रिंट निकाल के साइन करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ता है विद इन 30 डेज। हम ई वेरीफाई नाउ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ई वेरीफाई नाउ में आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, उसके थ्रू कर लीजिए, या फिर आपके पास DSC है तो इसके थ्रू कर लीजिए। नेट बैंकिंग, बैंक या डीमैट अकाउंट, इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर EVC कोड है और या आपके पास मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड में उसका ऑलरेडी कोई OTP है तो उससे भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके सबमिट करेंगे तो आपकी ITR सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। अब इसको जैसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे इस केस में हम इसी ऑप्शन को चूज करते हैं और अपने कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे जो कि आधार पे रजिस्टर्ड है वो उस पर OTP आएगा, उस OTP को सबमिट करेंगे और आपकी ITR सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और यहीं पर आपका ITR फाइल करने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपकी कोई भी ITR 1 से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।